अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ अक्स पार्ट 9। होटल ब्लू मून में दानिश आमिर से मिलने गया था। उसने अब काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। बहुत बार तज़ीन पर गौर किया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। अलबत्ता अब इतना ज़रूर हो गया था कि वो दूसरी जगहों पर चला जाता था, वरना पहले तो एक लम्हे भी तज़ीन से अलग रहने को दिल नहीं चाहता था। आमिर ने दानिश से पुरजोश मुसाफिहा किया था। ये मत समझना दानिश कि मैं तुम्हारे मसले को भूल गया हूँ। बहुत से लोगों से बात की है कि किसी अच्छे आमिल का पता बताओ। वैसे तो तुम्हें मालूम है कि आजकल आमिलों की भरमार है, लेकिन ठीक है यार, तकदीर का लिखा भुगतना ही पड़ेगा। कोई मसला तो नहीं खड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं, बस इतनी मेहरबानी है कि अब शक्ल तब्दील नहीं होती। भाभी की तरफ से कोई तवज्जो? कतई नहीं, हमारे दरमियान उतने ही फासले हैं। यार, मेरे जहन में एक बात आती है, तुम्हारी तज़ीन भाभी से क्लब में मुलाकात हुई थी ना? हाँ। फिर कभी उस क्लब में गए हो? नहीं। सब कुछ तुम्हें बता तो चुका हूँ कि उसके बाद ज़िंदा हो, यही बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। तब यार, दुनिया महदूद तो नहीं हो गई। बस तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। भाभी की तरफ से कभी तुम्हारे साथ कोई जारहाना रद्द अमल भी हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब भी मेरे साथ कोई ऐसी बात हुई तो उस वक्त उसका लहजा बहुत ही मोहब्बत भरा होता है। मैं तुमसे यही कह रहा था कि तुमने बाहर की दुनिया में इतना वक्त गुजारा है, हर तरह की तफरीहात में हिस्सा लेते रहे होंगे। एक बार फिर क्लब जाना शुरू कर दो और वहाँ की तफरीहात में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी लो। ये अंदाज़ा लगाओ कि भाभी की तरफ से क्या सख्त रद्द अमल नज़र आता है। मेरा मतलब समझ रहे हो? दानिश सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, हकीकत तो ये है आमिर कि तज़ीन बेहद दिलकश है। मैंने पहली बार जब इसे क्लब में देखा था तो तुम यकीन करो, अक्ल खुरू से बेगाना हो गया था। अगर वो मेरी जानिब तवज्जो ना देती और मुझसे इज्तनाब ना करती तो शायद मैं बर्दाश्त न कर पाता, मगर उसने पहली ही बार मेरी दोस्ती कबूल कर ली। फिर हमारे दरमियान वो तमाम मोहब्बत भरे अहद पैमान हुए, जिसके बाद हमारी शादी लाजमी हो गई। लेकिन जब मैंने पहली बार इसे इस भयंकर रूप में देखा तो यही समझा था कि इसने कोई दिलचस्प मजाक किया है मेरे साथ। लेकिन आमिर, वो मजाक नहीं था। अगर तुम जारजीत की बात करते हो तो सिर्फ इतनी जारजीत हुई है कि मैं जहाँ भी हुआ, मेरे कानों में एक मुतरन्नुम सी आवाज़ में उभरी, कहाँ हो दानिश? मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और बस उसके बाद मेरे होश व हवास खो जाते हैं, और जब मैं होश की दुनिया में आता हूँ तो उसके करीब होता हूँ। क्या तुम यकीन करोगे कि वलीमे वाले दिन मैंने ट्रेन में इतना लंबा सफ़र तय किया कि वापसी भी उतना ही वक्त लगाना चाहिए था, लेकिन मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर मौजूद था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं वापस कैसे आया। आज तक मैं इसी सोच में पड़ा हूँ। ये तुम मुझे पहले भी बता चुके हो दानिश। पहले तुम हैरतों के समंदर में डूबे हुए थे और तुमने इन हैरतों को अपने पास इस कदर मुसल्लत कर लिया था कि तुम्हारा जहन ही बोझल हो गया था। और जिस दिन तुम्हें हस्पताल जाना था, उस दिन हस्पताल से भागकर तुम कहाँ गए थे, तुम्हें याद है? बिल्कुल नहीं, दीवानगी के आलम में न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। फिर वही आवाज़ मेरे कानों में उभरी और मुझ पर गशी तारी हो गई, और होश आया तो मैं अपने कमरे में था। आमिर ने एक गहरी सांस ली और बोला, हालांकि बहुत संगीन है, नाकाबिले फ़हम और अकल से बैद। लेकिन बहरहाल मेरे दोस्त, मेरी दिली दुआ है कि तुम इन मुश्किलात से निजात पाओ। एक बात कहूँ आमिर, मैं तज़ीन को इतना चाहता हूँ कि इसकी भयानक शक्ल के बावजूद अब भी मेरा दिल नहीं चाहता कि मुझे इससे निजात मिले। मैं दोहरी कैफियत का शिकार रहता हूँ। या ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा ये एहसास भी इसी ताकत का रद्द अमल हो जो तज़ीन के पास मौजूद है। मसला इतना है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तज़ीन ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो कोई बदरू भी है, तब भी वो तुमसे क्या चाहती है? कभी ये सवाल इससे ज़रूर कर डालना। हालांकि ये सोच सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आगे बताओ, मुझे और क्या करना होगा? कुछ नहीं, क्लब जाओ, खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करो, देखो तज़ीन पर इसका क्या रद्द अमल होता है। दानिश ने एक खौफज़दा सी हंसी के साथ कहा, आइडिया अच्छा है। मैंने खुद को महदूद कर लिया था।
चलो ठीक है, ये भी सही। फिर दानिश ने आमिर के मशवरे पर अमल किया। शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद थोड़ी देर तक वो तज़ीन से बात करता रहा। उसने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखा था। फिर उसने तज़ीन से कहा कि इसका कोई खूबसूरत लिबास निकाल दे, उसे कहीं जाना है। तज़ीन ने इससे कुछ नहीं पूछा और एक खूबसूरत सूट निकाल कर रख दिया। दानिश तैयार हुआ और उसके बाद वो अपनी आला दर्जे की कार खुद ड्राइव करके बहुत अरसे के बाद इस क्लब में पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात तज़ीन के साथ हुई थी। क्लब की रौनकें शबाब पर थी। उसके बाद ज़्यादा शनासा तो नहीं थे, लेकिन 2-4 अफराद को ये बात मालूम थी कि वो क्लब का मेंबर था और क्लब की हसीन तरीन लड़की से इसने शादी कर ली थी। कुछ दोस्तों ने उसे मुबारकबाद भी दी। दानिश बड़ी खुश अखलाक़ी से इनसे मिला। हालांकि फितरत वही थी, वो जिन लोगों से मिल रहा था उन्हें बिल्कुल हकीर समझ रहा था। चंद लोगों से उसने गुफ्तगू भी की, उसी अंदाज में की, लेकिन अलबत्ता ये बात इसके दिल में ज़रूर आई थी कि वह आमिर को भी अपने साथ क्लब ले आता, लेकिन फितरतन बहुत ही अजीब था। आमिर से होटल ब्लू मून में तो मुलाकात की जा सकती थी, लेकिन आला सोसाइटी में आला लोगों से ही मुलाकात करनी चाहिए। उसका ये नज़रिया आज भी इसी तरह बरकरार था और यही वजह थी कि वो लोगों के ज़्यादा करीब नहीं होता था। फिर इसकी निगाहें किसी ऐसी शख्सियत की तलाश में भटकने लगी जो बेहतरीन पर्सनैलिटी की मालिक हो, और आखिरकार उसने एक मरकज़ निगाह तलाश कर ही लिया और अपनी जगह से उठकर बिल्कुल इस अंदाज में उसकी जानिब बढ़ा जिस तरह थोड़े अरसे पहले उसने अपने लिए एक अजाब खरीद लिया था। यूँ उसकी अपनी भी शख्सियत इतनी शानदार थी कि जिस तरफ वो बढ़ता था दूसरी तरफ से पजीराई ज़रूर होती थी। दोनों में तारुफ हुआ। लड़की का नाम एमी था और वो क्रिश्चियन थी। एमी ने इसकी दोस्ती कबूल कर ली और दोनों क्लब की तफरीहात में गुम हो गए। फिर जब हॉल में रक्स का प्रोग्राम शुरू हुआ तो एमी दानिश के साथ रक्स कर रही थी। दानिश महसूस कर रहा था कि उसने अपने आप पर बहुत से बोझ लाद दिए हैं। इसे अपने लिए नए नए रास्ते तलाश करना चाहिए था जिनकी इसे कमी नहीं थी। एमी के साथ रक्स करते हुए उसने एमी से बहुत सारी बातें की, इसके बारे में मालूमात हासिल की, अपने बारे में इसे बताया तो एमी इससे बहुत मुतासिर हुई। आप रोज़ाना यहाँ आते हैं क्या? एमी ने सवाल किया। आता था, बहुत अरसे बाद आया हूँ। आप आया करें, बल्कि मेरा एड्रेस रख लें। मेरे फादर आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, वो भी एक सनतकार है। मैं उन्हें आपके बारे में बताऊंगी। ज़रूर एमी, मेरी आपकी अक्सर मुलाकातें होती रहेगी, दानिश ने कहा। तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे उसे आए हुए। फिर रक्स के तीसरे राउंड में उसे शदीद जहनी झटका लगा। इससे थोड़े ही फासले पर तज़ीन अपनी तमाम तर रहनाइयों के साथ एक नौजवान की बाहों में बाहें डाले रक्स कर रही थी। वो लड़खड़ा गया तो एमी ने इसे अपने मजबूत हाथों से संभाला और बोली, दानिश साहब खैरियत? कभी कभी मेरा सर बुरी तरह चकराने लगता है। एमी डियर, आई एम सॉरी, मैं बैठूंगा, तुम जब तक किसी और को पार्टनर बना लो। दानिश ने एमी को छोड़ा तो फ़ौरन ही एक दूसरे नौजवान ने उससे रक्स करने की पेशकश कर दी। एमी कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन ज़िद्दी सा नौजवान इसे फ़ौरन ही दानिश से दूर ले गया। दानिश लड़खड़ाते कदमों से एक मेज़ पर आ बैठा। उसकी जलती आंखें तज़ीन का जायज़ा ले रही थी। बहुत ही हसीन लिबास पहना हुआ था तज़ीन ने, और हकीकत यही थी कि इस वक्त वो पूरे हॉल में सबसे हसीन लग रही थी। जिस नौजवान के साथ वो रक्स कर रही थी उस पर बेखुदी की सी कैफियत तारी थी। दानिश थोड़ी देर तक जलती नज़रों से तज़ीन को देखता रहा। फिर एक झटके से अपनी जगह से उठा और तज़ीन के पास पहुंच गया। उसने क्लब के उसूलों के खिलाफ नाचती हुई तज़ीन को अपनी तरफ खींचा और उसे संभाले हुए आगे बढ़ गया। तज़ीन मुस्कुरा रही थी, उसने कोई एतराज़ नहीं किया था। दानिश ने उसे दरवाजे की तरफ घसीटा तो वो मुस्कुरा कर बोली, रक्स करेंगे दानिश? अभी वापस नहीं जाना, आओ घर चले। दानिश गुर्राया, नहीं अभी नहीं। शराफत से चलो तज़ीन, वरना। नहीं दानिश, इस वरना से आगे तुम कुछ नहीं कर सकोगे सिवाय अपना मजाक उड़ाने के। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तज़ीन का लहजा पथरीला था जिसे दानिश ने अच्छी तरह महसूस कर लिया था। उसने तज़ीन को छोड़ दिया और फिर वो हॉल में रुका नहीं और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो नौजवान जिसके बाजुओं से उसने तज़ीन को खींचा था
इसके पीछे चल पड़ा था। इसके साथ 2 अफराद भी थे जो शक्लों से खतरनाक नजर आ रहे थे। दानिश ने उस नौजवान को आते नहीं देखा था। वो पार्किंग में पहुंचा तो तीनों बदमाश इसके पास आ गए। उस नौजवानों की आवाज़ उभरी, ए सूरमा रुक जा। वो आगे बढ़कर दानिश के सामने पहुंच गया। दानिश ने चौंक कर उसे देखा तो नौजवान बोला, कौन से जंगल का जानवर है तू? पहली बार किसी इतने बड़े क्लब में आया है क्या? तूने ज़बरदस्ती मेरी पार्टनर को मुझसे कैसे छीना? ऐसी कोई बात नहीं थी, वो मेरी बीवी है। तो लेकर क्यों आया था क्लब में? पर्दे में लपेट कर रखता। तूने मेरी बेइज्जती की है, तेरी थोड़ी सी मरम्मत तो ज़रूर होनी चाहिए। ये कहकर नौजवान आगे बढ़ा तो दानिश 2 कदम पीछे हट गया। तभी उसे अपनी देहानी तरफ से तज़ीन की आवाज़ सुनाई दी, वो ठीक कह रहा है, वो मेरा शौहर है। चलो तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नौजवान उसके साथी जो दानिश पर हमलावर होना ही चाहते थे, ठिठक कर रह गए। वो खुद रुके थे या फिर उन्हें किसी पुरस्कार कुव्वत ने रोक दिया था, इसका कोई सही अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तज़ीन ने दानिश से कहा, आओ। दानिश वापसी के लिए मुड़ गया। कुछ लम्हों के लिए इसके हवास बिल्कुल मुअत्तिल हो गए थे। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। बहरतौर स्टीयरिंग पर बैठकर उसने तज़ीन की तरफ देखा। वो भी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठी थी। दानिश ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तज़ीन बिल्कुल खामोश थी। दानिश भी सामने निगाहें जमाए हुए कार ड्राइव कर रहा था। रुख कोठी की जानिब था। रास्ते में दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई और कार कोठी में दाखिल हो गई। तज़ीन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी और दानिश की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर अंदर चल पड़ी। दानिश कुछ देर तक कार की स्टीयरिंग पर बैठा रहा था। अब सोचने समझने की कुव्वतें बहाल हो चुकी थी और वो सूरत हाल पर गौर कर रहा था। वो तो खैर अपने दोस्त आमिर के मशवरे पर आज क्लब गया था, लेकिन तज़ीन इसका ताक़ुब करती हुई किस तरह क्लब पहुंच गई थी और वो कमबख्त आज फिर उतनी ही हसीन लग रही थी। एमी भी खूबसूरत लड़की थी और पूरी तरह दानिश की जानिब मुतवज्जा हुई थी, बल्कि दानिश ने यह भी महसूस किया था कि क्लब में और भी कई ऐसी हसीन निगाहें थी जो इसका जायज़ा ले रही थी। एमी इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन तज़ीन के सामने सारे चिराग बुझ गए थे। लेकिन कोई दानिश के दिल से पूछता कि तज़ीन का हुस्न असल में क्या है। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। अंदर दाखिल होते होते उसके जहन में तज़ीन के ख़िलाफ़ जहर उबलने लगा था। वो इसका पीछा करती वहाँ तक क्यों पहुँची? सिर्फ उसे जलाने के लिए? इसे इसका कोई हक नहीं पहुँचता, क्योंकि शादी के बाद से आज तक इनके दरमियान एक लम्हे की कुर्बत नहीं हुई थी। दानिश का मूड बदल गया। अगर तज़ीन इस वक्त इसके साथ चली आती तो शायद दानिश के जहन में कोई नरमी पैदा होती। वो गुस्से से खौलता हुआ अंदर पहुंचा था। तज़ीन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी शायद अपना मेकअप साफ़ कर रही थी या फिर इयररिंग्स वगैरह उतार रही थी। तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगी? वह आगे बढ़ते हुए गुर्राई हुई आवाज़ में बोला और तज़ीन ने गर्दन घुमाकर जलती हुई निगाहों से उसे देखा। इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, समझी? मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसका तुम्हें हक है, लेकिन मुझे भी कुछ हुकूक हासिल है। अगर मैं क्लब जाकर किसी के साथ रक्स करने लगी थी तो तुम्हें इस पर क्यों एतराज़ हुआ था? तुम तो रंगरलियों में मसरूफ़ थे। मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ तज़ीन, समझी? अब मैं तुम्हारे ट्रांस में नहीं रहूँगा। तो ना रहो। जहाँ तक पीछा छुड़ाने का ताल्लुक़ है वो तुम्हारे लिए एक मुश्किल काम होगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। कोई हर्ज नहीं। अगर तुम मुझे तलाक दे भी दोगे तब भी मैं तुम्हारे इतने ही पास रहूँगी। दानिश, आज भी हमारे दरमियान कौन से रिश्ते हैं सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे बेडरूम में सोती हूँ? तज़ीन, बहुत हो चुकी। अब मैं पूछता हूँ कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर क्लब क्यों गई थी, और क्या तुम मुझसे इजाज़त लेकर क्लब गए थे? तज़ीन ने कहा और दानिश गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने आगे बढ़कर तज़ीन के बाल पकड़ लिए। बस अब मैं तेरे ट्रांस से निकल आया हूँ तज़ीन। ये कहकर उसने तज़ीन के बालों को झटका दिया तो खुद गिरते गिरते बचा, क्योंकि तज़ीन के सारे बाल इसके सर से उखड़कर दानिश के हाथ में आ गए थे। वो सूखी खोपड़ी दानिश की आंखों के सामने थी, लेकिन दानिश खौफज़दा नहीं हुआ था, बल्कि उसने तज़ीन के बालों की वीक फेंक कर इसके सामने आकर उसे एक झटका दिया था और इसके मुंह से आवाज़ निकली,
आज मैं तुझसे फैसला करके रहूँगा तज़ीन, आज मेरे और तेरे दरमियान फैसला होकर रहेगा। ये कहकर उसने तज़ीन का लिबास जो खींचा तो अचानक ही तज़ीन का सारा लिबास उसके हाथ में आ गया। लिबास इस तरह उतर जाएगा इसका दानिश को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब ड्रेसिंग टेबल के सामने एक इस्तख्वानी ढांचा बैठा हुआ था, सूखा हुआ सफ़ेद इंसानी पिंजर, जिसे दानिश पहले भी कई बार देख चुका था। तज़ीन के हलक से एक मुतरन्निम कहकहा निकला और इसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे हुए खूबसूरत स्टूल पर बैठी मुसलसल हंसती रही। वो बुरी तरह कहकहे लगा रही थी और दानिश इसका लिबास हाथ में पकड़े फटी फटी आंखों से देख रहा था। अब मुझसे शिकायत मत करना दानिश, तुमने खुद ही मुझे मेरी असल शक्ल वापस कर दी है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, क्या समझे। उसने आहिस्ता से ड्रेसिंग स्टूल सरकाया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। सूखा हुआ इंसानी पिंजर दानिश के थोड़े फासले पर खड़ा हुआ इसकी जानिब देख रहा था। सब कुछ जू का तू था, बस आंखें थी जो अपने हलकों में गर्दिश कर रही थी, हसीन तरीन आंखें जिनकी दिलकशी में कोई फ़र्क नहीं आया था। बहुत नाराज़ हो गए मेरे क्लब जाने से, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा चलो तुम्हारा पीछा किया जाए, वैसे भी मैं तुम्हारा न जाने कब से पीछा कर रही हूँ दानिश। दानिश ने वो लिबास एक कुर्सी की पुश्त पर डाल दिया और पीछे हटता हुआ मिसहरी पर आ बैठा। आज इस पर दहशत सवार नहीं हुई थी। वो मिसहरी पर खामोश बैठा हुआ तज़ीन को देखता रहा। तज़ीन ने बालों की विक उठाई, फिर लिबास उठाया और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। दानिश पर सख्ता सा तारी था। वो अंदर दाखिल हुई और फिर चंद लम्हों के बाद वॉशरूम की रोशनी बुझ गई। दानिश रोशनी बुझने से चौंक उठा था। इसका ख्याल था कि तज़ीन वापस आएगी। वो ये सोच रहा था कि अब तज़ीन किस हालत में होगी, क्या वो अपनी असल शक्ल में आ गई होगी। लेकिन रोशनी बुझ गई और तज़ीन बाहर ना आई तो वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने उसे आवाज़ दी, तज़ीन बाहर क्यों नहीं आ रही। 2-3 आवाज़ें देने के बावजूद तज़ीन की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। तब उसने आगे बढ़कर बाथरूम का स्विच ऑन किया और बाथरूम में रोशनी फैल गई, लेकिन तज़ीन का वहाँ नामो निशान नहीं था। वो चंद लम्हे साकित निगाहों से खाली बाथरूम को देखता रहा और इसके बाद एक ठंडी सांस लेकर बाहर निकल आया। फिर वही तमाशा निगाहों के सामने था। तज़ीन खूबसूरत सिल्क की चादर ओढ़े हुए बिस्तर पर दराज थी। चादर ने इसका पूरा बदन और चेहरा ढका हुआ था, बस गंजी इस्तख्वानी खोपड़ी नज़र आ रही थी। दानिश वहशतज़दा निगाहों से चादर ओढ़े हुए इस इंसानी ढांचे को देखता रहा, कुछ सोचता रहा और इसके बाद वो दरवाजे की जानिब चल पड़ा। दरवाज़ा खोला ही था कि तज़ीन का भयानक कहकहा कानों में गूंज उठा। उसने पलटकर नहीं देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। कोठी में लातादाद कमरे थे। इनमें से कई कमरे ऐसे थे जिनमें बिस्तर भी लगे हुए थे, ताकि कोई मेहमान आ जाए तो इसके लिए भाग दौड़ न करनी पड़े। ऐसे ही एक कमरे में दाखिल होकर दानिश एक बिस्तर पर लेट गया। शब ख्वाबी का लिबास भी नहीं पहना था उसने। लेटने के बाद भी उसने न जाने कब तक नींद नहीं आई थी। फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, नहीं तज़ीन नहीं, बहुत वक्त गुजर गया। जब तू मेरी समझ में नहीं आ रही तो फिर तेरे लिए ज़िंदगी तो नहीं खोई जा सकती। तू जो कुछ भी है, मैं अब तुझसे मुकाबला करूँगा और इस तरह खुद फज़दा नहीं होऊंगा जिससे कि मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। एक बार फिर तज़ीन का खनकता हुआ कहकहा इसके कानों में गूंजा था और फिर इसे तज़ीन की आवाज़ सुनाई दी, दानिश अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, मुझे तुम्हारी मौत नहीं ज़िंदगी की ज़रूरत है। क्या समझे, ज़िंदगी की ज़रूरत। दानिश के दांत मजबूती से एक दूसरे पर भेज गए और उसने तज़ीन के ये अल्फाज नज़रअंदाज करके करवट बदल ली और ज़ोर से आंखें भींचकर सोने की कोशिश करने लगा। ये लम्हात बड़े सनसनीखेज़ थे। आमिर की मशावरत से दानिश ने यह अमल भी करके देख लिया था और इससे गैर मुतवक्का लम्हात का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसने वाकई हिम्मत कर डाली थी और ये फ़ैसला किया था कि अब जब तक तज़ीन कोई ऐसा अमल ना करे जो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, वो इससे खौफज़दा ना होगा और ना इसके लिए जज्बाती होगा। वो अपने तौर पर इस घर में ज़िंदगी गुजारती रहे। जब भी मुमकिन हो सका वो अपने लिए ज़िंदगी और तफरीह हासिल करने की कोशिश करेगा, चाहे इसके लिए गलत रास्तों का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। चुनांचा इसने
किसी पर ये जाहिर ना होने दिया कि रात को इस पर क्या बीती है या वो कहाँ सोया है। दूसरे दिन वो सुबह जल्दी उठकर अपने कमरे में पहुंच गया था। तज़ीन ने एक वफादार बीवी की तरह इस पर एक मुस्कुराती हुई निगाह डाली थी और इस वक्त अपनी खूबसूरत शक्ल में थी और सादा से लिबास में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसके लंबे बाल जो पिछली रात एक वीक की शक्ल में दानिश की हाथों में आ गए थे, इस वक्त इसके हुस्न में बेपनाह इजाफा कर रहे थे। लेकिन दानिश ने पूरी निगाह भरकर इसे नहीं देखा और अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। फिर उसके बाद वो रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक नाश्ते वगैरह से फरागत हासिल करके वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग के साथ ऑफिस चल पड़ा था। घर के मामला जू के तू थे। बड़ी हिम्मत की बात थी कि ताहिरा जहां बेगम और मिर्ज़ा इख्तियार बेग दानिश के साथ एक भूतनी को अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे और उन्होंने अपनी कैफियत को नॉर्मल कर लिया था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग के जाने के बाद ताहिरा जहां बेगम की महफिल सज जाती थी और इस महफिल में इनके सारे राजदार मौजूद हुआ करते थे। ड्राइवर महफूज तो आम तौर से मिर्ज़ा इख्तियार बेग और दानिश को लेकर चला जाता था। इसकी छुट्टी भी उस वक्त हुआ करती थी जब कभी दानिश या इख्तियार बेग खुद कार ड्राइव कर ले जाते। लेकिन सज्जाद आम तौर से सफ़ेद मर्सिडीज़ और तज़ीन के लिए मखसूस करवाया गया था। सज्जाद दिल ही दिल में दुआएं मांगता रहता कि तज़ीन पर कहीं जाने का भूत ना सवार हो। इस वक्त भी तीनों कोठी के बैरूनी हिस्से में एक खूबसूरत कंच के पास ताहिरा जहां के कदमों में बैठे हुए थे। तीनों के तीनों ताहिरा जहां से खुश थे क्योंकि ताहिरा जहां ने इन तीनों को अच्छी खासी रकम बख्श दी थी। वैसे तो वो महाकंजूस थी और किसी पर कुछ खर्च करना नहीं जानती थी। बस मिर्ज़ा इख्तियार बेग ही थे जो घर के मुलाजिमों को तनख्वाहों के अलावा भी उन्हें नवाजते रहते थे। लेकिन ताहिरा जहां बेगम इस वक्त क्योंकि बहुत बड़े अजाब में गिरफ्तार थी, इसलिए उन्होंने मुलाजिमों को अपने करीब कर रखा था और ख़ास तौर से ये तीनों तो इनकी नाक का बाल बन गए थे। ताहिरा बेगम ने सज्जाद से कहा, ये भी शुक्र है सज्जाद कि इसके बाद उसने तुम्हें साथ ले जाने की कोशिश नहीं की। खुदा कसम बेगम साहब, सुबह उठकर सबसे पहली दुआ यही मांगता हूँ कि अल्लाह करे कि तज़ीन बीबी पर कहीं जाने का भूत ना सवार हो। मैं नहीं जानता कि अगर मुझे इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी अपनी कैफियत क्या होगी, क्योंकि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद ये बात दिल से निकालना बहुत मुश्किल है कि मैं किसी ज़िंदा इंसान के साथ सफ़र कर रहा हूँ। मुझे यही एहसास रहेगा कि एक भूतनी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई है, कहीं पीछे से मेरी गर्दन ना पकड़ ले। बेवकूफ़ आदमी, ये लफ्ज़ तूने मेरे सामने तो इस्तेमाल कर लिया है, कभी भूल कर भी दानिश के सामने इस्तेमाल ना करना, वरना नफ़ा व नुकसान का ज़िम्मेदार तू खुद होगा। बेगम साहिबा, अब मुझे बावले कुत्ते ने भी नहीं काट लिया कि ऐसी बातों का ख्याल ना रखूं। तुम लोगों ने और तो कुछ नहीं देखा। हिम्मत नहीं पड़ती बेगम साहिबा, कसम खाकर कह रही हूँ कि तनख्वाह नहीं, ये आपका प्यार है कि यहाँ टिकी हुई हूँ। रातों को कहीं आहट होती है तो जान निकल जाती है और कोई आ तो नहीं गया। मेरी भी यही कैफियत है। अगर मुझे मौका मिलता तो किसी और कमरे में जाकर सो जाती ताकि एक से दो भले हो, मगर रशीदा के साथ भी नहीं सो सकती, इसके अपने मामलात हैं। मैंने तुमसे कहा था कि कोई तरकीब निकालूंगी, मैं कोठी में अंदर आ जाया करो, मुझे भी एक दो का सहारा रहेगा। बस इसके लिए माफ़ी दे दे बेगम साहब, रात को 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आएगी, ये सोचकर कि वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, नाज़मा ने हाथ जोड़कर कहा। इसी वक्त ताहिरा जहां बेगम के मोबाइल पर बेल बजी। मोबाइल फ़ोन ताहिरा जहां बेगम के पास ज़रूर रहता था, लेकिन इस पर आने वाली कॉलें ना होने के बराबर थी। इनके ताल्लुकात ही किससे थे? ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ज़ा इख्तियार बेग फ़ोन कर लिया करते थे। उन्होंने हैरानी से इस नंबर को देखा और फिर रिसीव किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी बात ताहिरा जहां से करवा दो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं ताहिरा जहां बोल रही हूँ, आप कौन हैं? अरे बेटी, मैं दीदार बोल रही हूँ, तुम्हारी दीदार खाला। ताहिरा जहां बेगम, जिनका दिल इन दिनों हर वक्त मुरझाया रहता था, इनकी दिली ख्वाहिश थी कि इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग बिखर जाए और इनकी तन्हाई दूर हो जाए, जिसका एहसास इन्हें पहले तो कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब वो बड़ी तशनगी महसूस करती थी।
दीदार खाला का नाम सुनकर इन्हें एकदम खुशी हुई थी। ए दीदार खाला, अल्लाह आपको सलाह सेहत दे, ज़िंदगी दे। कैसी है आप, ये बताइए। बेटी ठीक हूँ, यही दुआएं मैं हमेशा तेरे लिए भी मांगती रहती हूँ। इस दिन बेटा तूने तो कलेजा हिला दिया था। मैं बस तेरे फ़ोन का इंतज़ार करती रही, ये सोचती रही कि इत्तेफाक से अस्पताल में मुलाकात हो गई। पहले भी तुम हमसे भागती रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अपने खुलूस और मोहब्बत से आगे बढ़कर मिले और तुम सोचने लगो कि लो जी, मुसीबत से छुटकारा हासिल किया था, वो फिर से गले पड़ गई। नहीं दीदार खाला, बस जो कोताहियाँ हुई है उन्हें माफ़ कर दे। इंसान खता का पुतला है, पता नहीं कैसी कैसी बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। आप बहुत अच्छी है दीदार खाला कि मेरी बुराइयों के बावजूद आपने दिल पर मैल नहीं रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? बेटा, उस दिन जो तुमसे बातें हुई थी वो मेरे दिल पर बड़ा बोझ बन गई है। मेरी बच्ची इतनी परेशान है और मैं हूँ कि इससे मिलकर इसे दिलासा भी नहीं दे सकती। बेटा, मिलना चाहती हूँ, बताओ कैसे मुलाकात हो? आप हुक्म करें दीदार खाला, जब कहेंगी मैं हाजिर हो जाऊँगी। या फिर आप अगर मुझे इज़्ज़त बख्शना चाहे तो आप तशरीफ़ ले आइए, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। ए बेटा, पता नहीं अब तक क्यों ये दीवारें खड़ी रही। खुदा तुम्हें खुश रखे। अगर आओ तो बुरा तो न मानोगी। ऐसी बातें ना करे दीदार खाला, कब आएंगी ये बता दीजिए। ए बेटा, मुझे कोई मुश्किल थोड़ी है और ये भी नहीं है कि तेरा घर ना देखा हो। जब तू कहे पहुंच जाऊंगी। फिर आ जाइए दीदार खाला, बैठकर बातें करेंगे और फिर दोपहर का खाना आप मेरे साथ ही खाइएगा। अरे तौबा, अब खाना वाना क्या, 4 निवाले लिए और पेट भर गया। बहरहाल मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अगर कोई मसरूफियत निकल आए तो मुझे बीच में फ़ोन कर देना, वरना 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। बहुत शुक्रिया दीदार खाला। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया तो ताहरा जहाँ ने कहा, बड़े काम की है ये हमारी दीदार खाला, ख़ानदान भर में बड़ी मशहूर है। बस मैंने ज़रा फासला ही रखा इन ख़ानदान वालों से, मगर पता नहीं कौन कौन सी बुराइयों की क्या क्या सज़ा मिलती है। दीदार खाला के आने से एक ढारस हो जाएगी। ज़रा तुम लोग ख्याल रखना। बाहर करीम खान से भी कह दो कि मेरी खाला आ रही है, इज़्ज़त के साथ उन्हें हमारे पास पहुंचा दे। मैं चली जाती हूँ, रशीदा ने कहा और उठकर गेट की तरफ चली गई। ताहरा जहाँ बेचैनी से दीदार खाला की आमद का इंतज़ार करने लगी। मर्दों के जाने के बाद खुद ताहरा जहाँ कहीं नहीं जाती थी, तज़ीन भी बाहर नहीं निकलती थी। एक आध बार ही ऐसा हुआ था कि तज़ीन सज्जाद ड्राइवर के साथ थोड़ी बहुत देर के लिए शॉपिंग को निकल जाती थी। इस वक्त भी वो घर में थी। ताहरा जहाँ ने कहा, नाज़मा ज़रा एक काम करना, दीदार खाला को मैं ड्राइंग रूम के बजाय अपने कमरे में बिठाऊंगी, तुम इस पर पूरी नज़र रखना। मैं नहीं चाहती कि इनकी मौजूदगी में वो मेरे कमरे में आए या कहीं और छुपकर हमारी बातें सुने। ठीक है बेगम जी, नज़र तो रखूंगी, मगर इसे रोक तो नहीं सकूंगी। अल्लाह मालिक है, ताहरा जहाँ ने कहा। कुछ देर के बाद रशीदा वहाँ आई और उसने दीदार खाला के आने की इतला दी। सारे ख़ानदान में जहाँ बेगम का गुरूर मशहूर था, अव्वल तो वो ख़ानदान की तकरीबात में शरीक ही नहीं होती थी। कभी मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने मजबूर किया तो चली गई, लेकिन इस तरह जैसे साहिब तकरीब पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। यह तजुर्बा दीदार खाला को भी था। इस दिन पहली बार हस्पताल में ताहरा जहाँ ने सीधे मुँह बात की थी, वरना वो जब भी उन्हें मिली उनका रवैया इनके साथ भी वैसा ही रहा जैसा दूसरों के साथ होता था। मोबाइल फ़ोन पर ताहरा जहाँ ने जिस नरमी और मोहब्बत से बात की थी, इसने दीदार खाला को बहुत मुतासिर किया था और इस वक्त भी वो बड़े खुलूस से यहाँ आती थी। लेकिन ये सोच कर कि हो सकता है ताहरा जहाँ के लहजे और अंदाज का तासुर इनकी गलतफहमी ही हो। उन्हें ये क्या मालूम था कि ताहरा जहाँ बेगम इस वक्त किस अजाब से गुज़र रही है। ताहरा जहाँ बेगम अपने आप को बड़ा तन्हा और गैर महफूज समझ रही थी। जो सूरत हाल दरपेश थी, उसने उन्हें बड़ी बेबसी का शिकार किया था। वो इतना जानती थी कि दीदार खाला इंतहाई जहानदीदा खातून है। हो सकता है तज़ीन के सिलसिले में वो इनकी मददगार साबित हो, और अगर ना भी हुई तो कम अज़ कम दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। इनसे मिलते रहने से इस बेबस तन्हाई का एहसास तो नहीं होगा।
जो अब हो रहा है। चुनांचा दीदार खाला की आमद की इतला मिलते ही वो अपनी जगह से उठी और तज़ीन के कमरे के सामने से आंखें बंद करके गुजरती हुई बाहर निकल आई। दीदार खाला कार से उतर चुकी थी और चौकीदार करीम खान उन्हें लिए हुए अंदर आ रहा था। दीदार खाला ने ताहिरा जहां को और ताहिरा जहां ने दीदार खाला को देखा। दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़ी और इस वक्त वाकई दीदार खाला शदीद हैरान हुई जब ताहिरा जहां ने उन्हें सीने से लगा लिया। दीदार खाला ने बड़े प्यार से उन्हें भींच लिया। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दुनिया की हर खुशी दे। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रूठे हुए लौट आए हों। बेटा, दिल में तो हमेशा तेरे लिए प्यार ही रहा, मगर क्या करे, हासिदों को ये प्यार पसंद नहीं आया। न जाने क्या क्या जतन करके हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। ताहिरा जहां बेगम तो इनके अल्फाज पर सही तरह से गौर नहीं कर रही थी। फिर दीदार खाला ने न जाने किन लोगों का तस्करा कर रही थी जिन्होंने इन्हें इनसे दूर कर दिया था। बहरहाल ताहिरा जहां दीदार खाला को बड़े प्यार से अंदर ले गई। माशाल्लाह, घर में बड़ी तब्दीलियां करा ली है, और क्यों ना हो, इकलौते बेटे की शादी जो करनी थी। बहुत पुरानी बात है, एक दफ़ा आई थी तुम्हारे घर, अब तो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत घर बनवा लिया है तुमने। आइए दीदार खाला, बैठिए। ये बताइए, सेहत कैसी है आपकी? ए अल्लाह का करम है, मज़े से जी रही हूँ। बच्चों ने बस यूँ समझ लो बुढ़ापा सवार दिया है। तुम सुनाओ, उस दिन अस्पताल में मिली थी, दिल तड़प रहा था कि कौन सा वक्त ऐसा हो जब दोबारा तुमसे मिलूं। ऐसे सरे राह मिलना भी कोई मिलना होता है भला। इंतज़ार करती रही कि तुम्हारा फ़ोन आए कि दीदार खाला, मिलने को जी चाह रहा है, सर के बल दौड़ी चली आऊँगी और तुमसे कहूँगी कि बेटा कहीं गरीब खाने पर आ जाओ तो हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। मैं ज़रूर आऊँगी खाला, ताहिरा जहां ने कहा। दुल्हन कहाँ हैं? दीदार खाला सचमुच आफत की परकाला थी। एकदम असल मौजू पर आ गई और ताहिरा जहां बेगम का चेहरा सत हो गया। बैठिए ना दीदार खाला, ये बताइए, चाय मंगवाओ या कोई ठंडी चीज़? ना बेटा, तुम्हें तो मालूम है कि बचपन ही से चाय से दूर रही हूँ। यही वजह है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज भी चेहरे पर सुर्खी सफ़ेदी है। ये चाय तो मुँह जलाकर राख कर देती है। ताहिरा जहां बेगम ने रशीदा को आवाज़ दी, जो ज़्यादा फासले पर नहीं थी, और उससे कोई अच्छा मशरूब लाने के लिए कहा। रशीदा बाहर निकल गई। नाज़मा को हिदायत कर दी गई थी कि वो निगरानी करे कि तज़ीन अपने कमरे में ही है या बाहर निकली है। चुनांचा नाज़मा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। बेटा, इस दिन बड़ा अजीब लगा था मुझे। ये बताओ, बच्चा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है दीदार खाला, अब काफ़ी बेहतर है। हुआ क्या था आखिर? ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि उसे अस्पताल जाना पड़ा? क्या बताओ खाला, अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गई हूँ। असल में बुज़ुर्गों से दूर रहना भी हमेशा नुकसान का बास होता है। सो तो है, पर कैसी मुसीबत आई? कुछ अगर बताना चाहो तो मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ बेटा, कभी नुकसान में नहीं रहोगी। हाँ, मैं जानती हूँ खाला, आपको ये बात तो पता है कि दानिश ने अपनी पसंद से शादी की है। पता नहीं कलमुही कहाँ से मिल गई उसको। अरे, इस तरह की चुड़ैलें यहीं पहले वीरानों में भटका करती थी, अब आबादियों में भी घुस आई है। मैं दावे से कहती हूँ खाला, पक्की चुड़ैल है जो मेरे घर में आ घुसी है। हाय हाय, बहू को कह रही हो? दीदार खाला ने नाक पर उंगली रखकर कहा। हाँ खाला, किसी हसद या जलन में नहीं कह रही। अब आपको क्या बताओ, कितने अरसे से हम लोग सूली पर लटके हुए थे। अरे, खुशहाली थी हमारे घर में, तकलीफ़ नहीं थी। अल्लाह का करम है कि दौलत बारिश की तरह बरस रही है। पर क्या बताओ खाला, इकलौता बेटा मुश्किल में पड़ गया है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? अपना समझो तो बता दो बीबी, वरना कोई दबाव तो है नहीं। नहीं खाला, आप मेरी बड़ी हैं, और सच्ची बात यह है कि बड़ों की बड़ी बरकत होती है। बस कभी कभी बदनसीबी बड़ों से दूर कर देती है। खाला, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी खूबसूरत है वो। आपने तो देखा ही होगा उस दिन, मगर करतूत है कि अल्लाह रहम अल्लाह रहम। क्या बहुत बदमिजाज है? खाला, मैंने उससे चुड़ैल कहा है तो गलत नहीं कहा। वो सचमुच चुड़ैल है। कुछ करे हमारे लिए, हमारी तो जान अजाब में आ गई है। मगर बात क्या है? दीदार खाला ने कहा, और ताहिरा जहां बेगम ने सोचा कि बात हलक से निकली और खलक में पहुंची। दीदार खाला पर कैसे भरोसा कर लिया जाए?
कहीं ऐसा ना हो कि कल पूरे शहर में ढिंढोरा पिट रहा हो कि लोगों, अगर चुड़ैल देखना चाहो तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग के घर चले जाओ। वो एकदम से संभली थी और फिर बोली थी, बस दीदार खाला, जिस दिन से आई है घर में बुराइयां फैली हुई है। बेटा अलग बुरे हालात का शिकार है, यूँ समझ लो इसी की वजह से इसका दिमाग ख़राब हो गया था, पर अल्लाह ने करम किया कि वो ठीक हो गया। खाला पता नहीं मियाँ बीवी में क्या इख्तलाफ है, कोई बात समझ में जो आई। हम तो इसके ऐसे दुश्मन हैं कि शक्ल तक देखना पसंद ना करें। मैं तो उसी दिन खटक गई थी जब मुझे पता चला था कि बच्चा दिमागी अस्पताल में है और बहू साहिबा मुस्कुराती हुई कमरे से निकली थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि किसी बीमार को देखने के बाद ऐसी मुस्कुराहट होठों पर आ सकती है, और वो भी बीवी के। इसका मतलब है कि वो ख़तरनाक चीज़ है। ये तुम्हारी बहू, क्या नाम है? तज़ईन। हाँ, मगर तुम फिक्रमंद क्यों हो? गलती हुई तुमसे। अरे सीधा अपनी खाला को आवाज़ दे लेती। मैंने अच्छों के दिमाग ठीक कर दिए हैं, और फिर मेरे पास ऐसे ऐसे गुर है कि रहे अन्नाम अल्लाह का। अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हारा ये महाज मैं संभाल लूँ। दीदार खाला ने किसी लीडर कमांडर की तरह कहा। ताहिरा जहाँ बेगम का दिल फिर से फिसलने लगा। सोचा कि सारी बातें दीदार खाला को बता दी, मगर फिर मिर्ज़ा इख्तियार बेग याद आए। अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो जीता नहीं छोड़ेंगे। बस दीदार खाला, मैं कभी शिकायत ना करती, मगर कुछ ऐसा वक्त गुजर रहा है मुझ पर कि अब मेरा दिल बेकाबू होता जा रहा है। भाई तुम फिक्र मत करो, ऐसे तावीज़ घंटे कराऊंगी कि दिमाग ठीक होकर रह जाएगा तुम्हें। अजीज़ा बेगम याद है ना? हाँ, वो एहसान अहमद की बेगम। अरे हाँ, बड़ी बुरी गुजर रही थी इस बेचारी पर भी। बहू आई तो बहू ने जान अजाब में कर दी। दिन रात की लड़ाई। मकबूल अहमद बिल्कुल ही पागल होकर रह गया था। बेटा एक एक की शक्ल देखता रहता था, क्या मजाल के बीवी को एक लफ्ज़ भी बुरा कह जाए। मगर फिर अल्लाह इनके मर्तबे हैं हज़ारों गुना इजाफा करे। बाबर शाह से बात हो गई। उन्होंने कहा कि बीवी परेशान ना हो, बड़े बड़े सरकश राम कर दिए हैं, मैं ठीक करता हूँ इस औरत को। और अब तुम यूँ समझ लो ताहिरा जहाँ के 4 चोटकी मार देता है मकबूल अहमद। सुबह नाश्ते में 5 जूते, दोपहर को अगर दफ्तर से घर आ गया तो लाते घूंसे और थप्पड़, और फिर शाम तो होती ही अपनी है। दिमाग ठीक होकर रह गया है फरखंदा बेगम का, क्या समझी? पहले गोल गप्पा हो रही थी खा खा कर, अब सूखी टहनी होकर रह गई है। क्या नाम लिया आपने? बाबर शाह। ये कौन है? ऐसे पहुँचे हुए है ताहिरा जहाँ कि बस यूँ समझ लो जाकर सामने बैठोगी, तुम्हारी शक्ल देखेंगे और तुम्हारी पूरी राम कहानी तुम्हें सुना देंगे। हाय दीदार खाला, मुझे इनसे मिला देना, मुझे तो बड़ी ज़रूरत है। लो, ये कोई कहने की बात है भला? शहर से ज़रा फासले पर है इनकी रिहाइश, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगी, वक्त निकालो। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। मुझे बाबर शाह से मिला दे, ताहिरा जहाँ ने बेकरार होकर कहा। मैं तो कहती हूँ अभी चलो, बड़े अच्छे ताल्लुकात है हमारे उनसे, बेचारे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इधर ये कहानी चल रही थी, उधर नाज़मा तज़ीन के कमरे की निगरानी कर रही थी। जब से दीदार खाला ताहिरा जहाँ बेगम के कमरे में दाखिल हुई थी, नाज़मा ने दूसरे कमरे में डेरा जमा लिया था। अभी तक तज़ीन के कमरे की तरफ से कोई तहरीक नहीं हुई थी, लेकिन अचानक ही नाज़मा के कान खड़े हो गए। आंखें चूँकि तज़ीन के कमरे के दरवाजे पर लगी हुई थी, इसलिए उसने एक लम्हे के अंदर देख लिया कि दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। अचानक उसने दरवाजे के निचले हिस्से से एक खूबसूरत सफ़ेद रंग की बिल्ली के बच्चे को निकलते हुए देखा। नाज़मा का ख्याल था कि बच्चे के पीछे तज़ीन भी बाहर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्ली का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों ताहिरा जहाँ बेगम के कमरे की जानिब बढ़ने लगा। ताहिरा बेगम के कमरे का दरवाज़ा सही से बंद नहीं था, लेकिन भिड़ा हुआ था। दरवाजे के दाहिनी जानिब सपाट दीवार थी। दीवार के साथ एक राहदारी बाएं सिमत चली गई थी, जिसमें आगे जाकर कमरों के दरवाजे थे। सपाट दीवार के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में एक गोल रोशनदान
हवा के लिए बना हुआ था। नाज़मा ने बिल्ली के बच्चे को इसी सपाट दीवार के पास रुकते हुए देखा। हालांकि 4 कदम पर ताहिरा जहां बेगम के कमरे का दरवाज़ा था, लेकिन बिल्ली का बच्चा दरवाजे की तरफ नहीं गया। फिर नाज़मा ने हैरत अंगेज़ मंजर देखा। दीवार बिल्कुल सपाट थी और इस पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जिस पर ज़रा भी हाथ जमाया जा सके, लेकिन बिल्ली का बच्चा सीधा हुआ और सपाट दीवार पर चढ़ने लगा। नाज़मा फटी फटी आंखों से ये अमल देख रही थी। ये साफ जाहिर हो चुका था कि बिल्ली का बच्चा पुरस्कार चीज़ है। वो इस तरह ऊपर चढ़ रहा था जैसे किसी दरख्त पर चढ़ रहा हो। यहाँ तक वो रोशनदान पर पहुँच गया और फिर रोशनदान से अंदर झांकने लगा। नाज़मा का दिल दहाड़ दहाड़ कर रहा था। बिल्ली के बच्चे की दुम हिलती नज़र आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो रोशनदान में बैठा हुआ है। लेकिन क्यों? फिर नाज़मा की निगाहों से बच्चे की सफ़ेद दुम भी गायब हो गई। वो कोई 5 मिनट तक उसी तरह खड़ी रही। इसका मतलब कि बच्चा अंदर कूद गया है। पता नहीं अंदर मौजूद ताहिरा जहां और इनकी मेहमान को बिल्ली के बच्चे की आमद का इल्म हुआ भी या नहीं। नाज़मा खौफज़दा थी मगर मुतजस्स भी थी, और तजस्सुस इसकी हिम्मत बंधाने का बास था। वो सोच रही थी कि कहीं ताहिरा जहां बेगम के कमरे में कोई और खेल ना हो रहा हो। देखूं तो सही कि बिल्ली के बच्चे के अंदर कूदने से इन लोगों का क्या रद्द अमल हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और ताहिरा जहां बेगम के कमरे की तरफ जाने लगी। फिर वो सपाट दीवार के पास पहुंच गई और यहाँ रुककर ये सोचने लगी कि शायद अंदर कोई सनगन मिले। फिर अचानक ही वो रोनुमा हुआ। बिल्ली का बच्चा ऊपर से नाज़मा के ऊपर कूदा और नाज़मा औंधे मुँह ज़मीन पर आ गिरी थी। छोटे से बिल्ली के बच्चे का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलो सा हो सकता था, लेकिन नाज़मा को यूँ लगा जैसे कोई पूरा इंसान उस पर गिरा हो। बिल्ली के बच्चे का वज़न किसी इंसानी वजूद के वज़न के बराबर था। नाज़मा के हलक से चीख निकली थी। औंधे मुँह गिरने से इसकी नाक पर भी चोट लग गई थी और नाक से खून निकल रहा था। इधर घुटने और कोहनियों में भी चोट आ गई थी। बिल्ली के बच्चे ने एक लंबी छलांग लगाई और दौड़ता हुआ तज़ीन के कमरे के पास पहुंच गया। इसके बाद वो अंदर दाखिल हो गया। कमरे में ताहिरा जहां और दीदार खाला बड़ी राजदारी से बातें कर रही थी, लेकिन बाहर से सुनाई देने वाली चीख ने इनके असाब भी कशीदा कर दिए। ताहिरा जहां तो सुन हो गई थी, लेकिन दीदार खाला पर अभी इस कोठी के राज मुनकशिफ नहीं हुए थे। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई, इधर उधर देखा और उसके बाद इस तरफ तवज्जो दी जहां नाज़मा अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी और दुपट्टे के पल्लू से नाक मुंह पर बहकर आ जाने वाला खून साफ कर रही थी। अरे अरे, क्या हो गया? दीदार खाला ने आगे बढ़कर नाज़मा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इस दौरान ताहिरा जहां भी अपने आप को संभाल कर बाहर निकल आई थी। उन्होंने जो नाज़मा की नाक से खून के कतरे टपकते हुए देखे और नाज़मा का बिगड़ा हुआ चेहरा देखा तो जल्दी से आगे बढ़ गई और बोली, क्या हुआ नाज़मा, क्या हुआ? अरे तुम्हारे तो अच्छी खासी चोट लग गई है। नाज़मा के हवास मुंतशर थे। एक छोटे से बिल्ली के बच्चे का वज़न एक इंसानी वज़न के बराबर था। अब अगर मेहमान के सामने सारी तफसील बताती तो कहानी अजीब हो जाती, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना ही था। चुनांचा जल्दी से बोली, गुजर रही थी इधर से बेगम साहिबा, पाँव फिसल गया, माफ़ी चाहती हूँ। नाज़मा के लहजे में कपकपाहट बताती थी कि बात सिर्फ पाँव फिसलने की नहीं है, लेकिन ताहिरा जहां अभी बहुत सी बातें अपने तक महदूद रखना चाहती थी। नाक में चोट लग गई थी। जादू देखो, जाओ देखो, चेहरा साफ करो, बाहर चली जाओ। जी बेगम साहिबा, नाज़मा ने कहा कि इसके लहजे में कपकपाहट बताती थी कि वो काफ़ी खौफज़दा हो गई है। ताहिरा जहां को याद था कि उन्होंने नाज़मा को हिदायत की थी जब तक दीदार खाला इनके कमरे में रहें वो दूसरे कमरे से तज़ीन के कमरे की निगरानी करती रहे। बहरहाल अभी तो दीदार खाला के साथ वक्त गुजारना बाकी था। दीदार खाला से दिल की तमाम बातें कह चुकी थी और ये तय हो गया था कि दीदार खाला बाबर शाह से राब्ता कायम करके उन्हें सारी बातें बताएंगी और फिर उनसे वक्त ले लेगी और ताहिरा जहां को इनसे मिला देगी। दीदार खाला की खूब खातिर मदारत की गई और फिर उन्हें खुशी खुशी रुखसत किया गया। ताहिरा जहां का दिल हल्का हो गया था। जब दीदार खाला की कार बाहर निकल गई तो ताहिरा जहां ने खुद ही आगे बढ़कर मुलाजमों के क्वार्टर पर पहुंच गई।
वहाँ वो नाज़मा से मिली। नाज़मा रशीदा के साथ बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। क्या हुआ था नाज़मा? खैरियत तो है? खैरियत अब इस कोठी में कहाँ बेगम साहिबा? बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मैं समझ गई थी कि कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। क्या हुआ था? ताहिरा जहाँ ने पूछा और नाज़मा ने बिल्ली के बच्चे की पूरी कहानी सुना दी। ताहिरा जहाँ फ़िक्रमंद चेहरा बनाकर बैठ गई थी, फिर वो एकदम चौंक कर बोली, क्या कहा तुमने? वो रोशनदान पर बैठा हुआ था? हाँ बेगम साहिबा, 100% वो तज़ीन थी। उसने हमारी बातें सुन ली। कंसवे लेने पहुंची थी। पर ठीक है, जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मैं भी अपनी औलाद की जंग लड़ रही हूँ। सुन ली है तो 1000 दफ़ा सुन ले। मुझे अगर कोई मिल गया तो देखूंगी इस चुड़ैल की बच्ची को। अरे मारना है तो मुझे मार दे, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, पर मेरे बच्चे की जान छोड़ दे। हमारे लिए क्या हुक्म है बेगम साहिबा? देखो नाज़मा और रशीदा, तुमने एक बात नहीं महसूस की? मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे वो सिर्फ मेरी और दानिश की जान के पीछे पड़ी हुई है। ज़रा इसका रवैया इख्तियार बेग के साथ देखो। ऐसे अदब से गर्दन झुकाए रहती है कि उनके सामने जैसे दुनिया की सबसे शरीफ लड़की हो। बस ससुर को काबू में कर रखा है, बाकी किसी की उसे क्या परवाह। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, मगर वो चाहती क्या है ये तो पता चले। हाय, यही तो पता नहीं चल रहा। कैसे पूछूं इससे कि बीबी चुड़ैल, इतना तो बता दो कि किसकी जान को आई हो, मेरी या मेरे बच्चे की। एक बात तुम दोनों से कह रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा तो जिंदा जला दूंगी इस कुतिया को। बस मेरा डर निकल चुका है। तुम लोग बार बार मुझे एहसास मत दिलाओ कि तुम मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही हो। अगर मेरी तकदीर में अकेले रहना लिखा है तो रह लूँगी। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं बेगम साहिबा, हम नहीं जाएंगे। रशीदा ने पहल की। तो मैं कौन सी जा रही हूँ? नाज़मा अपनी दुखती हुई नाक को छूते हुए बोली। फिर कहने लगी, कसम ईमान की रशीदा, मुझे लगा था जैसे कोई वज़नी बंदा मेरे ऊपर कूदा हो। अरे इतना ही वज़न था इस छटांग भर बिल्ली का। वो बिल्ली का बच्चा था कहाँ? नाज़मा की आंखें खौफ से फैली हुई थी। अब इसके आगे की स्टोरी में क्या होगा? अब तज़ीन बिल्ली के रूप में आकर सारी खुफिया बातें सुनकर गई है। आखिर इसकी हकीकत क्या है? वो चुड़ैल है, वो क्या है? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और फिर इस अगली किश्त में हम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।